हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सभी लोग ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे जिससे हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकें। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? रेजोनेंस होगा ना, रेजोनेंस अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बाकी लोग कहाँ गए यार? प्रिंस, बाकी लोग कहाँ गए? चलो, तो जो मैं तो यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। मैं यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अभी का जो हमारा टास्क है कि एसी ट्रांजिएंट और ग्राफ थ्योरी दोनों को हमको कंप्लीट करना है। समझिएगा मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी तक हमने जो ट्रांजिएंट पढ़ा ना वो डीसी ट्रांजिएंट था। मतलब जितने भी हमने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए उनमें जो सोर्स था वो डीसी था। डीसी का मतलब क्या होता है? मान लो कि अगर मैं 10 वोल्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे स्विच लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर स्विच ओपन रहा होगा मतलब उस टाइम पे करंट या वोल्टेज जीरो रहा होगा, 10 वोल्ट का इफेक्ट नहीं रहा होगा। और टी इक्वल टू जीरो पे अचानक कितना वोल्ट आ गया? 10 वोल्ट आ गया। तो ये होता है डीसी का कर्व। तो आप, मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो और अचानक देखो तो बहुत ऊंची इमारत है ना यहाँ पे 10 वोल्ट की, मतलब यहाँ पे सडन चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपके डीसी में सडन चेंज बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि हमारा अगर कोई पूछे डीसी ट्रांजिएंट और एसी ट्रांजिएंट में, तो एसी में तो हमारा सोर्स क्या होगा? एसी होगा। मतलब यहाँ पे कोई भी चीज जल्दी नहीं चेंज हो रही, धीरे धीरे चेंज हो रही है, लीनियरली चेंज हो रही है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि डीसी और एसी ट्रांजिएंट में ज्यादा खतरनाक कौन होता है? तो वो होता है डीसी ट्रांजिएंट, क्योंकि इसमें आपका सडन चेंज ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें चीजें जल्दी चेंज नहीं होती। देखो ना, आपका लीनियरली चेंज हो रही है एक तरीके से, है ना? तो आप क्या बोलोगे? एसी ट्रांजिएंट इज लेस इफेक्टिव देन डीसी ट्रांजिएंट, है ना? मतलब ज्यादा खतरनाक ये नहीं होता है। हमारे पास ज्यादा खतरनाक क्या होता है? डीसी ट्रांजिएंट होता है। लिखा भी मैंने, डीसी ट्रांजिएंट आर मोर डेंजरस देन एसी ट्रांजिएंट। और एसी ट्रांजिएंट में भी कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। कौन सी चीजें? जैसे एक मान लो आप, अगर मान लो यहाँ पे हो, आप जीरो पे थे और आप यहाँ पे तो भी जीरो पे हो, तो यहाँ पे सडन चेंज तो हुआ ही नहीं। अगर आप यहाँ पे आए तो थोड़ा सडन चेंज है, यहाँ पे आए तो थोड़ा और सडन चेंज है, यहाँ पे आए तो और सडन चेंज है। तो अगर कोई पूछे कि एसी के केस में अगर आपको सबसे ज्यादा ट्रांजिएंट करवाना है, मैक्सिमम ट्रांजिएंट करवाना है एसी में, तो कब करवाना होगा? आप इस टाइम पे स्विचिंग करो। किस टाइम पे स्विचिंग करिए? आप इस टाइम पे स्विचिंग करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा? सडन चेंज ज्यादा होगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि अगर आपको एसी में ट्रांजिएंट नहीं करवाना है तो आप स्विचिंग कहाँ पे करो? यहाँ पे करो। तो उससे क्या होगा? यहाँ पे जीरो पे आप ऑलरेडी थे, स्विचिंग जीरो पे किए, तो क्या होगा? यहाँ पे सडन चेंज बिल्कुल फ्री है। मतलब कि आप स्विच परफॉर्म भी कर रहे हो तब भी ट्रांजिएंट नहीं होगा, अगर आप नेचुरल जीरो पॉइंट पे स्विच को ऑपरेट कर रहे हैं तो। और यही चीज हम लोग यूज करते हैं आपके सर्किट ब्रेकर में भी, है ना? जो वहां पे आर्क क्रिएट होती है, हम लोग वहां पे नेचुरल जीरो पॉइंट पे स्विच को ऑपरेट करते हैं, सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करते हैं। In AC circuit, since we have natural zero voltage and current instant, if we can interrupt the circuit exactly this instant of time, we can completely avoid transient. ठीक है, आपके AC ट्रांजिएंट में टोटल एक क्वेश्चन बनता है। वो कौन सा क्वेश्चन बनता है? जैसे मान लीजिए आपका ये सोर्स है Vm sin ओमेगा टी, ये आपका लोड है R और L, यहाँ पे स्विच को आपने परफॉर्म किया। तो मान लो आपका जो वोल्टेज है वो क्या है? आपका Vm sin ओमेगा टी, तो आपने साइनसोइडल बना दिया। लोड यहाँ पे क्या आपका RL है, तो करंट लैग करेगी। तो करंट आपकी यहाँ पे लैग करेगी, तो आपने यहाँ पे करंट को बना दिया जो कि लैग कर रही है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ट्रांजिएंट जीरो हो, तो आप परफॉर्म कहाँ करोगे स्विच? यहाँ पे। मतलब ओमेगा टी नॉट इक्वल्स टू 5 पे अगर आप इस टाइम पे क्या करोगे? स्विच को परफॉर्म करोगे, तो आपका सर्किट क्या होगा? यहाँ पे ट्रांजिएंट फ्री होगा। मतलब आपका जब करंट जीरो होगा उस टाइम पे आपका करो यहाँ पे आप स्विच को ऑपरेट करो। मतलब ओमेगा टी नॉट इक्वल टू 5 पे अगर आप स्विच को ऑपरेट करते हो तो आपका यहाँ पे सर्किट ट्रांजिएंट फ्री होगा। एक क्वेश्चन यही बनता है, बस आपको यही याद रखना है। आपके एसी ट्रांजिएंट में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, एसी ट्रांजिएंट और डीसी ट्रांजिएंट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है? तो डीसी ट्रांजिएंट ज्यादा इफेक्टिव है।
और एसी ट्रांजिएंट लेस इफेक्टिव। पहला क्वेश्चन तैयार। दूसरा, इन दोनों में ज्यादा डेंजरस कौन है? तो डीसी ट्रांजिएंट ज्यादा डेंजरस है और एसी ट्रांजिएंट कम डेंजरस है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन हो गया कि किस टाइम पे हमारा सर्किट ट्रांजिएंट फ्री होगा? तो ओमेगा टी नॉट इक्वल्स टू 5। 5 मतलब क्या? पावर फैक्टर एंगल है, तो आप यहां से टी नॉट की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा? 5 अपॉन ओमेगा। 5 कितना है? tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर, और इसकी वैल्यू थी 2 पाई एफ। ये आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो बस यही आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास एक सर्किट दिया होगा इस टाइप का, और पूछा जाएगा कि इस सर्किट में हम स्विच को किस टाइम पे ऑपरेट करें जिससे हमको ट्रांजिएंट देखने को ना मिले। तो वो टाइम क्या आपका ये है, टी नॉट इक्वल्स टू tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर अपॉन ओमेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे करा देता हूँ। सर्किट आपके सामने सेम दिया हुआ है, आर एल है ना, सोर्स आपका दिया V, F, सब फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज। एट व्हाट स्विचिंग इंस्टेंट टी नॉट करंट इन द सर्किट विल बी फ्री फ्रॉम ट्रांजिएंट। तो आपका फॉर्मूला क्या? ओमेगा टी नॉट इक्वल्स टू 5, ओमेगा लिखती है 2 पाई एफ टी नॉट, और 5 की वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। तो आपने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली। टी नॉट की वैल्यू क्या है? 2 पाई आपसे डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर देखता 1.78 मिली सेकेंड। जब इस टाइम पे आप स्विच को ऑपरेट करोगे तो सर्किट आपका ट्रांजिएंट फ्री होगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिएंट यहाँ पे खत्म हो गया। डुअलिटी शायद से मैं आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं डुअलिटी आप लोग को करा चुका हूं, है ना। मुझे कराना है आपको ग्राफ थ्योरी। डुअलिटी मैं आपके सामने करा चुका हूं, अब मैं आता हूं आपके ग्राफ थ्योरी में। ग्राफ थ्योरी भी करा चुका हूं क्या? क्यों? आप लोगों को मैं ग्राफ थ्योरी करा चुका हूं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, मैं ग्राफ थ्योरी आपको करा चुका हूं। ग्राफ थ्योरी क्या कराना है? ग्राफ थ्योरी कराना है। ग्राफ थ्योरी कराना है, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? चलो ग्राफ थ्योरी करा देता हूं ना तो, है ना। देखो, ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको थोड़ा सा जल्दी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको नोट्स लिख लिख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि लिख लिख के पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 2 पोर्ट आने वाला है, तो उसको मैं लिख लिख के करा दूंगा। ठीक है, देखो, ग्राफ थ्योरी एक ऐसा मतलब टॉपिक है, इसका यूज कहाँ पे होगा पहले तो आप ये समझो। जैसे मान लो अभी आप पास कोई नेटवर्क दिया है, उसमें आपके पास दो मेश हैं, तो आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं कि भाई ये केवीएल केसीएल ये मेश नोडल ऐसा लगा के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जो सर्किट्स है ना, उन सर्किट्स को मैं लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व कर पाऊँ। तो उनको मुझे करना होगा, इस नेटवर्क को कंप्यूटर के हिसाब से बनाना होगा, है ना। और कंप्यूटर को दो ही चीजें समझ में आती है, एक आता है 1, एक आता है 0, है ना। अगर कोई पूछे आपसे तो कंप्यूटर को दो ही चीजें समझ में आती है, बाइनरी चीजें होती है, 1 और 0 फॉर्म में चीजें समझ में आती है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हम ग्राफ थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं? हम कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं बाय यूजिंग ग्राफ थ्योरी। हमको ये पता है कि जैसे मान लो आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर, कहीं ना कहीं आपने ये जानते होंगे। आप लोगों ने अपने बीटेक में एक सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा, इसका नाम होता है मैटलैब, है ना। आपने ये सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा मैटलैब। मैटलैब सॉफ्टवेयर में क्या होता है? आपका जो ये मैटलैब सॉफ्टवेयर होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो 2+2 करना है, तो हमारा टू मैटलैब सॉफ्टवेयर 2+2 इक्वल्स टू 4 करके बता देगा। मतलब कि हमारे लेबोरेटरी में जितने भी काम किए जा सकते हैं, वो सभी काम हम मैटलैब सॉफ्टवेयर पे कर लेते हैं। अगर मान लो आपको ये देखना है मैटलैब सॉफ्टवेयर में कि ये मैं सर्किट ड्रॉ कर दूं, इसमें कितनी करंट होगी, तो आप ये मैटलैब के थ्रू कर सकते हैं। आप ये चीज भी मैटलैब के थ्रू कर सकते हैं। तो मैटलैब एक सॉफ्टवेयर है जो कि हर एक काम कैसे करता है? मैट्रिक्स के फॉर्म में करता है। कैसे करता है? मैट्रिक्स के फॉर्म में। अगर आप मैटलैब सॉफ्टवेयर में एक वोल्टेज सोर्स बना रहे हैं ना, तो क्या करता है मैटलैब सॉफ्टवेयर? उसको 1 0 के फॉर्म में एक मैट्रिक्स बना देता है उस वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, और उसके थ्रू सर्किट को ऑपरेट करता है। उसका नाम ही क्या? मैट्रिक्स लेबोरेटरी। मतलब आप ये मान के चलिए, ग्राफ थ्योरी एक स्टेप है, एक पहला कदम है
हम लोगों का कि हम क्वेश्चन को पेन कॉपी में सॉल्व करने के बजाय कंप्यूटर में सॉल्व करवाना चाह रहे हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व करवाना चाह रहे हैं। तो कुछ हमको टर्म समझनी पड़ेगी, कुछ चीजों को जो हमारी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, जो हमारी मैनुअल चीज दिख रही हैं, उसको कंप्यूटर की भाषा में बताना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट क्या है, ग्राफ थ्योरी, है ना। क्योंकि कंप्यूटर को चीजें ऐसे समझ में नहीं आएंगी, ये समझ में नहीं आएगा। कंप्यूटर क्या करेगा, इसका पूछे ग्राफ क्या, इसका ग्राफ देख के बताएगा कि हाँ भाई मेरा सर्किट को समझ पा रहा है ना। कंप्यूटर को जो सर्किट समझ में आया, क्या देख के समझ में आएगा, ग्राफ समझ के आएगा। तो एक छोटा सा टर्म आता है, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है ग्राफ थ्योरी में, बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि मान लो कोई मेरे पास नेटवर्क ऐसा है ना, यहाँ वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस है, करंट सोर्स है। तो मैं इस नेटवर्क को क्या मैं ऐसा नहीं बना सकता, मतलब वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस सेम ही यहाँ पे है, R2 आपका यहाँ पे, तो R2 अभी भी यहाँ पे है। ये करंट सोर्स यहाँ पे ऐसा है, तो करंट सोर्स यहाँ पे ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है, टोपोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ दोगे तो रिस्पॉन्स सेम रहता है, इसी को हम बोलते हैं आपका टोपोलॉजी। हाँ, तो हमको कंप्यूटर को बताना हो कि नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है, मतलब कि आपका जो ये करंट सोर्स अगर इधर है ना, तो अगर आप इसको इधर भी ले आओगे और ये वाली चीज को आप इधर ले जाओगे, तो कोई दिक्कत की बात है क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे जो ज्वाइंट टाइप का दिख रहा है, इसको स्मूथ बना दूं ऐसे, तो उसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो दोनों सीरीज में ही ना। तो ये होता है नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोमेट्री, मतलब मैथमेटिक्स, एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑल्सो, वेयर बाय बेंडिंग, मतलब कि सर्किट को बेंड कर देना, स्ट्रेच कर देना मतलब खींचना, स्वैपिंग मेकिंग सर्किट अप एंड डाउन, डज नॉट अफेक्ट द सर्किट रिस्पॉन्स। तो ये होता है आपका टोपोलॉजी। क्या हुआ एक बार फिर से बोलिएगा, इधर बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, नेटवर्क का स्पीड स्लो कर दिया, ऑनलाइन क्लास में दिक्कत हो रही है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, V1 R1 वैल्यू विल बी सेम। मैं समझा नहीं कहां पे क्या बोलना चाह रहे हो। अच्छा, ऐसा होता है क्या, ऐसा है कि अगर एग्जाम चल रहे हैं तो नेट की स्पीड स्लो कर दी जाती है कि बच्चे मतलब मोबाइल ना देखें, इस वजह से? क्यों ऐसा कर दिया जाता है क्या? हाँ, वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी ना। जैसे मान लो मैं अगर आपसे पूछूं, मेरे पास एक रजिस्टेंस ऐसा है, 2 ओम का, 3 ओम का, क्या इस सर्किट को मैं ऐसा नहीं बताता क्या, 3 ओम और 2 ओम सेम ही है ना। इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, अभी भी सीरीज में है ना। तो ये तीनों सर्किट एक ही हो गया। अगर मैं इसको ऐसा बनाना चाहूँ, 3 2, तो ये सर्किट तो सेम ही कहलाएंगे ना, क्योंकि है दोनों अल्टीमेटली सीरीज में ही। इनको मैं सर्किट को बेंड बस कर रहा हूं, तो उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि यार मतलब एग्जाम अगर हो रहा है ऐसा किसी का, तो नेट स्लो कर देंगे। हम्म। ये कौन सा मतलब यार, है? ये कौन सी चीज हो गई, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाओ। हम्म। है ना, नेट की स्पीड स्लो कर दी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी का जो टर्म समझ में आया होगा। ग्राफ क्या होता है, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हो, है ना, आप और पब्लिक को भी चोरी की आदत डाल रहे हैं, क्या कर सकते हो यार, है ना, क्या कर सकते हो। अब आप लोग ही क्या करोगे, जल्दी सिलेक्शन लोगे, कुछ नया काम करोगे। पढ़ाई लिखाई का महत्व तो यही है ना, पढ़ाई लिखाई का महत्व तो ये है कि हम लोग लाइफ की सिचुएशन को डील करना सीख जाएं। पढ़ाई लिखाई का मतलब थोड़ा ना कि आपको ग्राफ और ब्रांच एज टोपोलॉजी ये बस दिमाग में रखना है। इनको समझ के, अगर आप इनको समझ पा रहे हो, मतलब अपने दिमाग का सही यूज कर पा रहे हो। अपने दिमाग का सही यूज कर पा रहे हो, मतलब आप उस दिमाग को कहीं पे भी यूज कर सकते हो फिर अच्छे से, है ना। तो अब आप लोग अपनी गवर्नमेंट बनाना। टोपोलॉजी का बेनिफिट क्या है, टोपोलॉजी का बेनिफिट आपने देखा होगा, हम लोग जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे,
है ना। तो उसमें बड़ी दिक्कत जाती थी हमको कि भाई समझ में कौन किसके सीरीज कौन किसके पैरेलल। तो टोपोलॉजी का ही बेनिफिट था कि हमने क्या किया था, उसके थ्रू सर्किट को तोड़ मरोड़ के आसानी से सर्किट को बना लिया। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ना पहले कभी ना कभी, कौन सा क्वेश्चन कराया था दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन कराया था, एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर, एक रजिस्टर ये। मैंने आपको कभी ना कभी इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराया है। अब पता करो मान लो सब थ्री थ्री होंगे, तो अगर आप इसको सॉल्व को दिक्कत जाएगी ना सॉल्व करने, कौन किसकी सीरीज कौन किसके पैरेलल, तो आप टोपोलॉजी लगाते कि भाई ये ब्रांच ए है, ये नोड बी है, तो ऐसे करके सॉल्व करते थे आप क्वेश्चन को, है ना। तो टोपोलॉजी का बेनिफिट ही तो हुआ। हमको कंप्यूटर को समझाना ना कि भाई ये नेटवर्क ऐसा, इसका मतलब समझने कि ये नेटवर्क अलग हो, ये नेटवर्क अलग है, दोनों सेम चीज है। हमको कंप्यूटर को ये चीज बतानी है कि टोपोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। तो हमने एक नया टर्म डिसाइड कर लिया, टोपोलॉजी। ठीक है, चलो। अब ग्राफ क्या होता है समझना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्राफ क्या होता है, कि ऐसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि हमारे पास हमारे पास क्या है, कोई इंसान है, तो उसका सबसे स्केलेटन जो हड्डी वाला जो होता है ना स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं ग्राफ, है ना। आपकी बॉडी में से अगर हम पूरा देखें तो अंदर अंदर क्या होगा, वहां पे हड्डी होगी, उसी को हम बोलते हैं आपका ग्राफ। वैसे ही हमारे पास एक नेटवर्क है, उसके हड्डी वाले पार्ट को हम बोलते हैं आपका क्या, जो बोन बोन वाला जो पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं आपका ग्राफ। जैसे कि मान लीजिए, है ना, मतलब ग्राफ क्या है, ग्राफ इज अ स्केलेटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्किट वेयर एवरी एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय थिक लाइन सेगमेंट। मतलब हर एक चीज, मान लो ये आपका क्या है, नाक है, तो आप इसमें हड्डी से निकाल दो इसको, बस ये आपकी हड्डी बस है, बोन बस है। ठीक है, मान लो आपके पास दो कान है, क्या है, दोनों कान है, दोनों कान आपस में पैरेलल है, तो ये आपका एक ही कान बन जाएगा, मतलब कान ही कहलाएगा, और ये आपस का क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, मतलब थिक लाइन सेगमेंट से रिप्लेस कर दोगे। आपके हाथ है तो आप उसको थिक लाइन सेगमेंट से रिप्लेस कर दोगे, इसको आप थिक लाइन सेगमेंट से रिप्लेस कर दोगे, इसको भी आप थिक लाइन सेगमेंट से रिप्लेस कर दोगे, और करंट सोर्स को आप ओपन कर दोगे, है ना। ये आपका क्या, ओपन सर्किट है, तो आप इसको ओपन कर दोगे। तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ किसी भी नेटवर्क का, किसी भी सर्किट का एक स्केलेटन रिप्रेजेंटेशन होता है, जहां पे हर एक एलिमेंट, ये वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स हो, रजिस्टर हो, इंडक्टर, कैपेसिटर, किसी को भी हम किससे रिप्लेस करने वाले हैं, एक थिक लाइन से, एक मोटी लाइन से रिप्लेस करने वाले। जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबको हम किससे रिप्लेस करेंगे, थिक लाइन सेगमेंट से। वोल्टेज सोर्स को हमको करना होता है शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को हम करना पड़ता है ओपन सर्किट। और अगर दो एलिमेंट आपस में पैरेलल में, तो उनका इक्विवेलेंट ले लेंगे, तो एक सिंगल लाइन बन जाएगी यहाँ पे। अगर दो एलिमेंट यहाँ पे सीरीज में भी हैं, भले वो वोल्टेज सोर्स एक्टिव पैसिव दोनों हो, तो वो भी आपका एक ही लाइन से रिप्लेस हो जाएगा ऐसा। तो ये होता है आपका ग्राफ। तो अगर मैं ये एक नेटवर्क दिया मेरे पास, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या बन जाएगा, देखना सभी लोग। ये एक लाइन बन गई मेरे पास ऐसे, ये बन गई ऐसे, ठीक है। ये दोनों पैरेलल बन जाएगा सीधा, तो हो जाएगा पैरेलल सीधी एक लाइन। ये दोनों एक सीधी लाइन बन जाएगी, तो यहाँ पे भी एक सीधी लाइन बन गई। ये एक सीधी लाइन बन जाएगी, तो ये एक सीधी लाइन बन गई। ये भी एक सीधी लाइन बन जाएगी, ये भी एक सीधी लाइन बन गई। तो एक ये सीधी लाइन बन जाएगी, तो एक ये आपकी सीधी लाइन बन जाएगी, ठीक लाइन। और ऊपर वाला आपको हो जाएगा ओपन सर्किट। तो समझ में आया, ये मैंने क्या किया, इस नेटवर्क का मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ बना दिया। बोलो, समझ में आया ग्राफ क्या होता है। ग्राफ क्या है, हमारे किसी भी सर्किट का एक स्केलेटन रिप्रेजेंटेशन होता है, जहां पे हर एक एलिमेंट को हम उसके ही थिक लाइन सेगमेंट से रिप्लेस करते हैं। अब बात आती है कि सर आपने ये एक सर्किट था, उसका आपने बना दिया यहाँ पे ग्राफ। अब ये जो आपने ग्राफ बनाया है उसमें टोटल कितनी लाइन है, कितनी ब्रांचेस हैं, उसको हम बोलते हैं एजेस। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें टोटल कितनी ब्रांचेस हैं, कितनी एजेस, क्या बोलोगे, 6 एजेस हैं, 6 एजेस हैं। कोई पूछेगा कि मान लो इसमें कितने नोड है, तो क्या बोलोगे, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है। तो टोटल कितने नोड है आपके पास यहाँ पे, 4। कितने ब्रांचेस हैं आपके पास, तो क्या बोलोगे, 6। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको ब्रांच और नोड तो पता है क्या होता है, लेकिन आज से याद रखना है कि ग्राफ थ्योरी में हम कंप्यूटर के सामने ब्रांच नहीं बोलेंगे, हम नोड नहीं बोलेंगे। हम ब्रांच का एक नया नाम रख दिया, उसको बोलते हैं हम एज, एजेस, है ना। तो क्या बोलोगे, इसमें कितने एजेस हैं, मतलब कितने ब्रांचेस हैं, 6 ब्रांचेस हैं। समझने के लिए हम बोल देंगे ब्रांचेस, लेकिन
टेक्निकल लैंग्वेज क्या होगी ग्राफ थ्योरी में, ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, और जो नोड होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टाइसेस। नोड का नया नाम पड़ गया यहाँ पे वर्टाइसेस। तो अगर आपने कभी जब डुअलिटी मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि नोड का आपका डुअल क्या होता है तो ब्रांच बोलोगे। तो कोई पूछे अगर आपसे वर्टाइसेस का डुअल क्या होगा तो क्या बोलोगे आप, एजेस बोलोगे। जितनी भी यहाँ पे थिक लाइंस है उनको हम बोलते हैं आपका एजेस। मतलब कि ग्राफ के जितने भी ब्रांचेस होंगे, जितने भी एजेस होंगे उसको हम बोलते हैं आपका एज। कितनी भी ब्रांच होंगी उसको हम बोलते हैं आपका एजेस। और उस ग्राफ में जो हमारा सर्किट है उस सर्किट का हमने ग्राफ बनाया और उस ग्राफ में कितने नोड हैं उसी को हम बोलते हैं आपका वर्टाइसेस। हाँ, पैरेलल सीरीज दोनों में सिंगल लाइन। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, अपने सामने एक ग्राफ ले लिया। ठीक है, अब ग्राफ में भी कुछ टर्म्स आपको समझनी होगी, समझना। ये आपके सामने क्या बना है, ग्राफ बना है। अब इस ग्राफ का एक नया टर्म आता है पाथ। पाथ होता है रास्ता, है ना। तो वैसे मान लो आपको 1 से 2 तक जाना है तो एक रास्ता ये है। एक रास्ता आपका क्या हो जाएगा, ऐसे घूम के आ जाओगे ये। और एक रास्ता हो जाएगा आपका ये। एक रास्ता और हो जाएगा ये। तो हम बोलेंगे कि हमारा रास्ता क्या होता है, अ पाथ इज अ ट्रेवल्सन। मतलब एक ट्रेवल्सन मतलब पाथ होता है, रास्ता होता है, फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड विदाउट क्रॉसिंग सेम नोड ट्वाइस। मतलब अगर आपको ए से थर्ड तक जाना, मैंने लिखा भी यहाँ पे, अगर आपको फर्स्ट नोड से थर्ड नोड तक जाना है, मतलब फर्स्ट वर्टाइसिस से थर्ड वर्टाइसिस जाना, तो कितने रास्ते अवेलेबल है। तो पहला रास्ता आप सीधे चले जाओगे ऐसे सी, एक ये पाथ हो गया, है ना। दूसरा आपका रास्ता हो जाएगा बी और डी, दूसरा रास्ता बन गया। तीसरा रास्ता बन जाएगा आपका क्या, ए और एफ, तीसरा रास्ता बन गया। फोर्थ रास्ता बन जाएगा आपका ए ई डी, तो ये आपका फोर्थ रास्ता बन गया। एक और रास्ता बन गया आपके पास, कौन सा, यहां से कहो तो बी ई एफ। तो आप यहाँ पे ए से थर्ड तक जा रहे हो तो आपने किसी भी बार में ऐसा नहीं हो कि आपने सेम नोड को 2 बार क्रॉस किया। ये होता है हमारा पाथ। तो आप थिंक ये पाथ भी समझ गए हो कि पाथ का मतलब क्या होता है। पाथ एक ट्रेवर्सल है फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। इस बात का ध्यान देना है कि वहां पे आपका कोई भी नोड 2 बार क्रॉस ना हो, मोर देन वन, मोर देन टू क्रॉस ना हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे पाथ के बारे में। पाथ भी समझ में आ गया क्या होता है। अब होता है सब ग्राफ। ये आपका क्या था, ग्राफ। ग्राफ का एक हिस्सा, ग्राफ का एक हिस्सा आपका कहलाता है सब ग्राफ। जैसे मान लो ये आपके सामने ग्राफ बना है ना, इसमें 4 वर्टाइस है तो मैंने एक लिया यहाँ पे, ये देखना, है ना, ये मैंने बना दिया। ये ये भी आप लिखा भी। तो ये क्या है, ये जो ये है आपका, ये क्या है, सब ग्राफ है। किस किस ग्राफ का सब ग्राफ है, वो इस ग्राफ का सब ग्राफ है। मतलब आपको ये देखना है कि जो आपका सब ग्राफ होता है ना, वो उस ग्राफ का हिस्सा होता है, एक टुकड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं आपका सब ग्राफ। अब ऐसा नहीं है कि सब ग्राफ बनाने के लिए आपके सारे नोड जुड़े हों, सारे ब्रांच हों, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इस नेटवर्क का सब ग्राफ ये भी एक है, ये ए बस लिख दीजिए आपका सब ग्राफ है। अगर बोल दूं यहाँ पे सिर्फ डी, तो डी भी आपका सब ग्राफ है। अगर बोल दूं मैं ये भी आपका सब ग्राफ है, मतलब ये वाला पार्ट, है ना। तो ये सब क्या होंगे, इसका कोई भी एक हिस्सा अगर आप सिर्फ सी बस बना दो ऐसा, तो ये भी आपका सब ग्राफ है। समझ में आया सब ग्राफ क्या होता है। पार्ट ऑफ अ ग्राफ इज नोन एज सब ग्राफ। जैसे मैंने ये मेरे पास ग्राफ दिया हुआ था, इसके मैंने सब ग्राफ बनाए, तो ये भी सब ग्राफ है, ये भी सब ग्राफ है, ये भी है, ये भी। तो ये सारे के सारे आपके यहाँ पे क्या बन जाएंगे, सब ग्राफ बन जाएंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे किसके बारे में, डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर। तो यह आपका ग्राफ था। ग्राफ में और डायरेक्टेड ग्राफ में डिफरेंस यही है कि इसमें आपके पास डायरेक्शन दी गई होगी, इसमें क्या होगी, डायरेक्शन दी गई होगी। अब आप लोग बोलो सर किसकी डायरेक्शन है, क्या ये करंट की डायरेक्शन है, तो हम इसके बारे में कमेंट नहीं करेंगे कि भाई ये करंट की डायरेक्शन, ऐसा हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। बस डायरेक्शन मेंशन, दैट्स इट, है ना। साहा आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया। ओनली अ पाथ विल बी अ सब ग्राफ, समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे हो आप। हाँ, पाथ को भी सब ग्राफ बोल सकते हैं ना, एक रास्ता ही। मतलब देखो सब ग्राफ क्या, सिंपल बनाओ चीजों को। ग्राफ का कोई भी एक हिस्सा आपका सब ग्राफ कहलाता है।
है ना। अगर वो पाथ है, अगर वो पाथ है तो उस ग्राफ का एक हिस्सा होगा, तो भी सब ग्राफ होगा ना। बोलो। ठीक है, अब बात करता हूं मैं डायरेक्टेड ग्राफ। अ ग्राफ इज सेड टू बी डायरेक्टेड इफ एवरी एज इज गिवन टू रेफरेंस डायरेक्शन इज नोन एज डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन में ये आपको डायरेक्शन नहीं बनानी, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, है ना। ये डायरेक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आपको नहीं बनाना। ठीक है, ये आपको नहीं बनाने कि भाई करंट ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएगा, ऐसा करंट की डायरेक्शन के बेस पे नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ में डिफरेंस है कि जो आपका डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसमें डायरेक्शन मेंशन की गई होती है। एक होता है नया ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं, एक नया टर्म्स है, इसको हम बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ हम किसको बोलते हैं, जब हमारे पास किसी भी ग्राफ में, ये ग्राफ है कि नहीं है, बिल्कुल ये ग्राफ है हमारा, ये हमारा एक ग्राफ है। इस ग्राफ को देखना है और हमको बताना है कि क्या इस ग्राफ में किसी भी, हमारे पास कितने वर्टाइसेस हैं, एक दो तीन चार, मतलब कितने नोड है, चार नोड है। तो किसी भी एक नोड से किसी भी दूसरे नोड पे पहुंचने के लिए रास्ता अगर अवेलेबल हो तो उसको हम बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। अगर आपको एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट एक पाथ अवेलेबल हो, उसको हम बोलते हैं आपका कनेक्टेड ग्राफ। जैसे कि अगर मैं आपको करके दिखाऊं यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला नोड है, फर्स्ट से सेकंड आप जा सकते हो क्या, डायरेक्ट में पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट से मुझे अगर थर्ड जाना तो मैं पहुंच जाऊंगा, देखो थर्ड पहुंच गया मैं। फर्स्ट से मुझे फोर्थ पहुंचना, मैं फोर्थ पहुंच गया। अब देखो, अगर आप मान लो सेकंड नोड पे खड़े हो, सेकंड से अगर आपको फर्स्ट जाना तो आप फर्स्ट पहुंच जाओगे, थर्ड पहुंच जाओगे, फोर्थ पहुंच जाओगे। अगर आप थर्ड नोड पे हो तो आप यहां से सेकंड नोड भी जा सकते हो, आप फोर्थ भी जा सकते हो, और आप यहाँ पे फर्स्ट भी पहुंच सकते हो कहीं ना कहीं से। ठीक है, अगर आप मान लो फोर्थ नोड पे हो तो फर्स्ट नोड भी जा सकते हो, सेकंड नोड भी जा सकते हो, और थर्ड नोड भी जा सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं आपका कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ में डिफरेंस क्या है, ग्राफ और कनेक्टेड ग्राफ में डिफरेंस ये है कि आपका कनेक्टेड ग्राफ में उसको बोलते हैं जहां पे एक नोड से किसी दूसरे नोड तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट एक पाथ अवेलेबल हो, उसको हम बोलते हैं आपका कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, लिखा भी है मैंने, अ ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ फ्रॉम एवरी नोड टू एवरी अदर नोड, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं आपका कनेक्टेड ग्राफ। अब बात आती है कंप्लीट ग्राफ के बारे में कि हमारा कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। कंप्लीट ग्राफ हम उसको बोलते हैं जब हमारे पास एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट पाथ अवेलेबल होता है। इसमें हमने क्या होता है, एटलीस्ट मान लो आपको फर्स्ट से थर्ड जाना था तो आप बीच में किसी नोड को लेके आ रहे थे, लेकिन अब आपको क्या बोला कि भाई बीच में कोई नोड नहीं आना चाहिए, आप डायरेक्ट वहां तक पहुंच पाओ, एक नोड से किसी दूसरे नोड तक डायरेक्ट पहुंच जाओ, बीच में कोई दूसरा नोड ना आए, उसको हम बोलते हैं आपका कंप्लीट ग्राफ। अ ग्राफ इज सेड टू बी कंप्लीट इफ देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट पाथ फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड विदाउट क्रॉसिंग एनी अदर नोड। जैसे कि इस नेटवर्क को देख लो आप, तो ये फर्स्ट नोड है, सेकेंड नोड है, थर्ड नोड है, फोर्थ नोड है, मतलब चार वर्टाइसेस हैं। तो आप फर्स्ट से सेकंड भी जा सकते हो, आप फर्स्ट से थर्ड भी जा सकते हो, आप फर्स्ट से फोर्थ भी जा सकते हो डायरेक्टली बिना किसी नोड के आए, है ना। आप सेकंड पे तो आप फर्स्ट भी जा सकते हो, थर्ड भी चले गए और फोर्थ भी चले गए। अगर आप थर्ड पे हैं, है ना, तो थर्ड से आप सेकंड भी जा सकते हो, फर्स्ट भी जा सकते हो और फोर्थ भी जा सकते हो। मतलब कि आप एक नोड से किसी भी दूसरे नोड तक डायरेक्ट जा सकते हो विदाउट क्रॉसिंग एनी अदर नोड, उसको हम बोलते हैं आपका कंप्लीट ग्राफ। जैसे ये डायग्राम मैंने दिखाया ये वाला, तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ नहीं है, ये वाला आपका कंप्लीट ग्राफ है। बोलिए समझ में आया क्या होता है कंप्लीट ग्राफ। चलो, अब बात करता हूं मैं यहाँ पे कि अगर मान लो आपको किसी भी ग्राफ को कंप्लीट ग्राफ बना तो उसमें कितनी ब्रांचेस होंगे। देखो, अगर मैं देखो इसमें कितने नोड थे, एक दो तीन चार, चार नोड के लिए आपको कितनी एजेस लगी, एक दो तीन चार पांच छह, मतलब आपको चार नोड के लिए छह एजेस लगे उस ग्राफ को कंप्लीट बनाने के लिए। तो क्या आपका पांच में ग्राफ कंप्लीट बनता है, क्या नहीं बनता, पांच में आपका ग्राफ कंप्लीट नहीं बनता। तो छह नोड, छह ब्रांच लगी आपको कंप्लीट बनाने के लिए। तो एक क्वेश्चन बनता है कि मान लो मेरे पास एन नोड है, मतलब 10 नोड है,
कितने नोड हैं? 10 नोड है। उस ग्राफ को मुझे कंप्लीट ग्राफ बनाना, तो कितनी एजेस लगेगी, मतलब कितनी ब्रांचेस होंगी। उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपको होता है NC2। NC2 मतलब कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इंटू एन माइनस वन बाय टू। एन यहाँ पे क्या आपके पास नंबर ऑफ नोड, जैसे मान लो आपके पास 2 नोड है, तो उसको अगर आपको कंप्लीट ग्राफ बनाना है तो कितने आपको एडजस्ट चाहिए होंगे? तो 2 इंटू वन बाय टू। एक, तो देखो आप यहाँ बना के दिखाया मैंने, ये फर्स्ट नोड है, ये आपका सेकंड नोड है। आपका सिर्फ एक ब्रांच में कम बन गया ना ग्राफ, क्या कंप्लीट ग्राफ, सिर्फ एक ही ब्रांच में आपका ग्राफ क्या बन गया? यहाँ पे कंप्लीट ग्राफ बन गया। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले भी बताया और बना के भी दिखाया। मान लो अगर आपके पास 3 नोड है, 1 2 3, तो आपको कितनी एजेस लगेंगी? 1 2 3। इस ग्राफ को कंप्लीट बनाने के लिए आप चाहो तो इस फॉर्मूले पुट कर सकते हो, कितना? 3 इंटू 2/2, कितना हो जाएगा? 3। तो आपके 3 ब्रांचेस में आपका ग्राफ क्या बन जाएगा? यहाँ पे कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। अगर आपके पास 4 नोड है तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3/2, कितना हो जाएगा? 6। तो आपको यहाँ पे 6 एजेस लगेंगे, मतलब 6 ब्रांचेस लगेंगे इस ग्राफ को कंप्लीट ग्राफ बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 6। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 नोड यूज किए, 5 नोड यूज किए, है ना, तो उस 5 नोड के लिए आपको कितने एजेस की रिक्वायरमेंट होगी उस ग्राफ को कंप्लीट बनाने के लिए? तो देखना, मैंने 5 नोड कहाँ कहाँ पे लिए? 1 2 3 4, है ना। तो कितने मुझे नोड लगेंगे यहाँ पे? ये आपका 5वां नोड हो गया। तो एक देखो, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको टोटल यहाँ पे कितने लगेंगे? 10 नोड लगेंगे उस ग्राफ को कंप्लीट बनाने के लिए, है ना। तो आप कितने लगे यहाँ पे? आप चेक कर लो, 5 इंटू 4/2, तो 20/10 हो जाएगा 10। तो आपको बार बार ये नहीं करना कि आप ड्रॉ करके देखो, आप इस फॉर्मूला को याद रख लो। फॉर्मूला क्या है? अगर आपको किसी भी ग्राफ को कंप्लीट ग्राफ बनाना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं वो कितना होता है? n इंटू एन माइनस वन बाय टू होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ दिया हुआ था, है ना। 1 2 3 4 ये आपके क्या है? इसके नोड्स हैं, है ना, मतलब आपके वर्टाइसेस हैं। और ये आपके क्या, इनकी ब्रांचेस हैं, मतलब आपकी जो ABCD लिखा हुआ है वो इनकी ब्रांचेस हैं, मतलब इनके एजेस हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि इसका ट्री बनाओ। ग्राफ का ट्री क्या होता है? तो ट्री क्या होता है? मान लो इसमें कितने नोड है? 4 नोड है। तो इस ग्राफ का जब आप ट्री बनाओगे ना, तो उसमें भी 4 नोड होने चाहिए। तो 1 2 3 4, तो चारों के 4 नोड होने चाहिए। और आपको इसमें क्या करना है? इसमें आपको थिक लाइन सेगमेंट को ऐड करना है। मतलब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आप कितनी एजेस हैं? टोटल 6 एजेस हैं। तो आपको उन एजेस को जोड़ना है, लेकिन ये ध्यान देना है कि उसमें से कोई भी क्लोज पाथ ना बने। मतलब अगर आप इसको ऐसा बना देते तो क्लोज पाथ बन जाता, तो ये आपका ट्री नहीं कहलाएगा, है ना। तो आपको इनमें एजेस को जोड़ना है, ठीक है। मतलब एजेस आपको यहाँ पे कनेक्ट करनी है, लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि वहां पे क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी क्लोज पाथ नहीं बनना चाहिए। तो बोलोगे सर इसमें तो गड़बड़ हो गया। फिर क्या गड़बड़ हो गया? आपने बोला ये तो ट्री है इस नेटवर्क का, तो ये भी तो सही नेटवर्क है ना, इसमें भी 4 नोड आ रहे हैं, 1 2 3 4, चारों नोड हैं, और इसमें भी कोई क्लोज पाथ नहीं बन पा रहा है, तो ये भी ट्री है, बिल्कुल ट्री है। तो किसी भी ग्राफ के मल्टीपल ट्री बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ट्री बनेगा। तो क्या ये जो मैंने बनाया यहाँ पे ट्री है? ये ट्री नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि आपके सारे नोड को कनेक्ट होना चाहिए। ये वाला नोड कनेक्ट है क्या? नहीं है ना। अगर आपका ऐसा होता तब जाके आपका क्या होता? वो ट्री बनता। मतलब सारे नोड को कनेक्ट करना है, सारे नोड को कनेक्ट करना है, और साथ ही साथ क्या करना है? एक मिनट क्या हो गया यार? हाँ, सारे के सारे नोड को कनेक्ट करना है पहली चीज, और दूसरी चीज क्या करना है आपको? कोई कोई भी क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए। तो लिखा भी है मैंने, ट्री ऑफ अ ग्राफ इज अ सब ग्राफ। मतलब ये सब क्या? सब ग्राफ। ट्री क्या है? ग्राफ का सब ग्राफ है, विच कनेक्ट ऑल द वर्टाइसेस, मतलब ऑल द नोड, विदाउट फॉर्मिंग एनी क्लोज पाथ। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या कोई समस्या है? कोई भी समस्या नहीं होगी। यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के लिखा है कि कौन आपका ग्राफ है, मतलब कौन सा आपका ट्री है, कौन सा आपका ट्री नहीं है। तो ये वाला जो है ये ट्री है, बिल्कुल ट्री है। ये भी आपका ट्री है, लेकिन ये ट्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका क्लोज पाथ बन गया है।
तो ये ट्री नहीं होगा। ठीक है, चलो। अब जैसे ट्री में क्या बोला मैंने, ट्री क्या होता है, ट्री इज अ सब ग्राफ विच कनेक्ट ऑल नोड विदाउट फॉर्मिंग लूप। तो क्वेश्चन बनता है कितने ट्री बन सकते हैं, किसी भी ग्राफ के कितने ट्री बन सकते हैं, तो इसका भी फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो पहला बनता है फॉर्मूला, अगर मान लो वो ग्राफ आपका कंप्लीट ग्राफ है, आपका किसी भी ग्राफ को बताना कितने ट्री बन सकते हैं, तो मान लो आपके पास में एक ग्राफ दिया है, वो आपका कैसा ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ है, तो उसमें कितने ट्री बनेंगे उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एन की पावर एन माइनस टू। मतलब अगर आपके पास चार, क्या आपके पास यहाँ पे चार नोड है, चार नोड है, तो उसके कितने ट्री बनेंगे, तो फोर की पावर फोर माइनस टू, कितना, 16 ट्री बनेंगे। अगर आपके पास एक ऐसा ट्री है, अगर आपके पास मान लो एक ऐसा ग्राफ है ना, इसमें टोटल कितने नोड है, चार नोड है, और एक कंप्लीट ग्राफ है, इसके टोटल कितने ट्री बनेंगे, क्या बोलोगे, इसके टोटल 16 ट्री बन जाएंगे। तो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन दिया भी है यहाँ पे कि चार वर्टाइसेस हैं तो कितने ट्री बनेंगे, तो 16 बनेंगे, और नेक्स्ट पेज में मैंने 16 के 16 ट्री ड्रॉ करके भी दिखाया है। अगर मान लो जो ग्राफ है, अगर वो आपका कंप्लीट ग्राफ नहीं है, तो उसमें अगर आपको नंबर ऑफ ट्री निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है क्या, डिटर्मिनेंट, है ना, डिटर्मिनेंट ब्रैकेट ए आर इंटू ए आर ट्रांसपोज, है ना। अब ये क्या होता है, ये आप फॉर्मूला भी याद कर लो, क्योंकि ए आर क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है, जो कि मैं अभी आगे चल के बनाने वाला हूँ, ए आर ट्रांसपोज में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें समझ में आएगा, बस अभी आप ये याद रखो, लेकिन ये है कि मैं आगे चल के कराऊंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप याद रखो। आप ये मान के चले कि एसएससी जे में कभी इस पे क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, है ना, क्वेश्चन बने तो इस पे बनेगा। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर इस पे कभी क्वेश्चन बना भी तो इस पे फॉर्मूले बने कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन तब भी मैं आपको समझाने के लिए, भले बहुत लेंथी हो जाएगा ये, तब भी मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मुझे ए आर आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, थोड़ी देर में आपका वो भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। NC2 करके एजेस निकाला था ना, हाँ, NC2 से हमने क्या है, कितने एजेस होंगे, NC2 से हमने क्या निकाला था, कितने एजेस होंगे किसी भी ग्राफ को कंप्लीट बनाने के लिए। ठीक है, चलिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे, ये मेरे पास ग्राफ था, है ना, उस ग्राफ को मैंने ट्री बनाया, तो ये भी ट्री सही है क्योंकि चारों नोड है, कोई भी क्लोज पाथ नहीं बन रहा है, ये भी ट्री है, ये भी ट्री है, इसमें भी चारों नोड हैं, इसमें भी चारों नोड हैं, इसमें भी चारों नोड आ गए, ये भी चारों नोड हैं, ये सब आपके क्या है, ट्री हैं, इन सभी में आपके क्या है, ट्री है। ठीक है ना, ये सभी के सभी आपके क्या है, ट्री। काउंट कर लो, चार, दो छह, चार 10, छह 16, टोटल आपके पास यहाँ पे 16 ट्री बन रहे हैं, 16 से ज्यादा ट्री नहीं बनेंगे, है ना। आपसे एग्जाम में ये नहीं बोलेगा 16 बना के दिखाओ, ठीक है, लेकिन तब भी मैंने बना दिए आपके लिए। अब एक चीज यहां पे समझना होगा, ट्री तो समझ में आ गया, ट्री क्या होता है, ठीक है, मैंने ट्री आपको बना के दिखा दिया। अब मैंने ये बोला है कि मान लो आपके पास इनमें से, आप किसी भी एक ट्री को देख लो, आप इनमें से किसी भी एक ट्री को आप एज्यूम कर लो, इनमें से मान लेता हूं, मान लो इसको मान लेता हूं, ये वाले ट्री को, इस ट्री में कितने नोड हैं, एक, दो, तीन, चार, कितने नोड है, चार है, और ब्रांच कितनी कितनी है, एक, दो, तीन, मतलब चार नोड है, तीन ब्रांचेस है। आप किसी और ट्री को देख लो, एक, दो, तीन, चार, चार नोड है, कितने आपके पास ब्रांचेस हैं, एक, दो, तीन। तो भाई हम ये तो बोल सकते हैं ना कि किसी भी ट्री में अगर n नोड है तो कितनी ब्रांचेस होंगे, n-1 ब्रांचेस होंगे। बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते। तो वही मैंने लिखा है, एनी ट्री हैविंग n नोड विल हैव n-1 एजेस। समझ में आई बात कि नहीं आई बात, समझ में, बोलो। किसी भी ट्री में अगर n नोड है तो n-1 एजेस होंगे। अब एक चीज आती है रैंक। रैंक क्या होती है, अगर आपको कभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़े होगे तो उसमें एक चैप्टर आता है मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ते हैं क्या, आपका किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं, ठीक है।
तो वो चीज तो आपका अलग हो जाएगा, वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ। कुछ चीजें आप याद रख सकते हो। तो याद रखना, किसी भी ट्री का जो रैंक होता है वो n-1 होता है। ठीक है, याद रखो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, कभी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको करा दूंगा कि ये n-1 मतलब ट्री रैंक क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए आप समझ जाओ कि n-1 आपका यहाँ पे होगा रैंक। किसी भी ट्री का जो रैंक होगा वो n-1 होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कोड ट्री के बारे में कि हमारा कोड ट्री क्या होता है। ठीक है, देखना, जैसे मान लो मेरे पास एक ग्राफ था। ठीक है, इस ग्राफ का मैंने यहाँ पे ट्री बना लिया। देखो ये ट्री बन गया मेरे पास, ये रेड कलर से बनाया मैंने, ये ट्री बन गया। अब ये देखो, मान लो ये ग्राफ में से मैं ट्री को अगर माइनस कर दूं, तो जो डॉट डॉट वाला पार्ट नहीं बचेगा क्या? अगर इस ग्राफ में से मैं ट्री वाले पार्ट को माइनस कर दूं, क्या बचेगा ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे? डॉट डॉट वाला पार्ट। उस डॉट डॉट वाले पार्ट को बोलता हूं मैं, अलग से ड्रॉ कर लो, बोलता हूं मैं कोड ट्री। मतलब हम कोड ट्री किसी ग्राफ के ट्री को देख के बनाते हैं। हम क्या करते हैं, कोड ट्री क्या होता है? कोड ट्री आपका उन सभी ब्रांचेस को कनेक्ट करता है जो कि ग्राफ में तो हैं बट ट्री में नहीं है। कोड ट्री हम किसी भी ग्राफ के ट्री का बनाते हैं। किसी भी ग्राफ का कोड ट्री नहीं बनता है। किसी भी ग्राफ का ट्री बनाएंगे और उसका ट्री बनाने के बाद हम उसका कोड ट्री बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पे लिखा भी मैंने, द सेट ऑफ ब्रांचेस अदर देन ट्री ब्रांचेस फॉर्म अ कोड ट्री। मतलब ट्री ट्री ब्रांच के अलावा जितनी भी ब्रांचेस होंगी उन सब फॉर्म करके क्या बनाती है? आपका कोड ट्री बनाती है। अब नया टर्म एक आता है यहाँ पे, ट्विक्स। ट्विक्स, तो ये मान लो, जैसे मान लो आपके ट्री था। ठीक है, तो ट्री में जितनी भी थिक लाइन सेगमेंट थी, अगर एक ट्री है, इसमें थिक लाइन क्या है आपके पास? एक ये है, एक ये, एक ये है। इसी को हम ट्विक्स बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्विक्स बोलते हैं। और जो हमारा कोड ट्री में जो डॉटेड डॉटेड लाइन बनी है उसको हम बोलते हैं लिंक। जैसे मान लो डॉट डॉट कितने हैं? 1 2 3, इसको हम बोलते हैं लिंक। किसी भी ट्री का, किसी भी ग्राफ का हमने ट्री बनाया, उसमें जो मोटी मोटी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं आपका क्या? ट्विक्स। ठीक है, और जो डॉटेड डॉटेड लाइन बनी उसको हम बोलते हैं लिंक। क्या बोलते हैं? लिंक बोलते हैं। डॉटेड को हम बोलते हैं लिंक, या फिर एक और नाम है उसका कॉर्ड्स। लिंक या कॉर्ड्स का नाम होता है। तो यहां पे लिखा भी है मैंने, ब्रांच ऑफ अ ट्री इज नोन एज ट्विक्स। किसी भी ट्री के ब्रांच को हम बोलेंगे ट्विक्स। अब ये हमको फॉर्मूला समझ में आ गया कि अगर मान लो हमारे पास 4 नोड हैं, तो कितनी ब्रांचेस बनेगी ट्री के? 3 ब्रांचेस बनेगी। मतलब अगर किसी भी नोड ग्राफ में 4 नोड हैं तो कितने ट्विक्स बनेंगे? n-1 ट्विक्स बनेंगे। तो लिखा भी मैंने यहाँ पे, एनी ट्री विथ n नोड विल हैव n-1 ट्विक्स। तो अगर आप पूछो कितने ब्रांचेस होंगी, फिर कितनी ब्रांचेस होंगी, तो मान लो मतलब कितने आपके पास कोट्री के, मतलब कितने लिंक्स होंगी। अगर आपसे पूछे कितने लिंक्स होंगे तो क्या करोगे आप? इसमें कितने आपके पास ट्विक्स हैं? n-1। तो आपके पास ब्रांचेस कितने थे? मान लो b ब्रांचेस थी, और यहाँ पे n-1 क्या आ गया आपके पास? ट्विक्स आ गई है। तो लिंक कितनी होंगी आपके पास यहाँ पे? तो आपके पास लिंक हो जाएगी यहाँ पे कितनी? b माइनस n-1। मतलब आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे मान लो 15 क्या आपके पास ब्रांचेस हैं टोटल, इन सबको काउंट कर लिया 15। और जो आपने इसका ट्री बनाया, मान लिया उसमें कितने आपके पास? 8 ट्विक्स हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 8 ट्विक्स हैं। तो कितनी बची? डॉटेड डॉटेड लाइन 7 बची होंगी। तो 15 माइनस 8, मतलब ये कितना आपका ब्रांच बी है। ये कितना आपका ट्विक्स कितना? n-1। तो माइनस कितना हो जाएगा? बी माइनस n-1। अगर सॉल्व कितना हो जाएगा? बी माइनस n+1। कभी याद है आपने सोचा होगा कि सर b माइनस n+1 फॉर्मूला हम कहीं पढ़े थे जब हम लोग मैथ एनालिसिस सॉल्व कर रहे थे, उस टाइम पे फॉर्मूला यहां से लिया गया। b माइनस n+1 कहां से फॉर्मूला आया? वो आपका यहां से आया। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर, उसको बताना पड़ेगा ना कंप्यूटर को कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। उसको हमको बताना पड़ेगा कितने सर्किट्स होते हैं, कितने ब्रांच होंगे, कितने नोड होंगे, कितने केवल इक्वेशन, कितनी केसल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये आपका हो गया क्या? ट्विक्स के बारे में। लिंक क्या होता है? द ब्रांच ऑफ कोड ट्री, मतलब जो बताया मैंने, है ना, कि मान लो किसी ग्राफ में n नोड हैं, b ब्रांचेस हैं, तो n-1 ट्विक्स होंगे और कितने लिंक हो जाएंगे? b माइनस n-1 आपके क्या होंगे? लिंक हो जाएंगे। ब्रांच ऑफ एनी n नोड ट्री विल हैव b माइनस n-1, जो बताया मैंने आपको,
किसी भी ग्राफ का हम ट्री बनाते हैं, फिर उस ट्री का हम लोग क्या बनाते हैं, कोट्री बनाते हैं। लेकिन अगर हम ट्री और कोट्री को मिला दें तो क्या बन जाएगा, पूरा पूरा हमारा ग्राफ बन जाएगा। अगर हम ट्री को और कोट्री को मिला दें तो क्या बन जाएगा, हमारा पूरा वो ग्राफ बन जाएगा। तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे टर्मिनोलॉजी, ये आपकी हो गई पूरी की पूरी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी। अब यहाँ पे आपको 3 मैट्रिक्स पढ़ने हैं, है ना। अब आपको यहाँ पे 3 मैट्रिक्स पढ़ने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होती है मैट्रिक्स। एक होती है आपकी इंसिडेंस मैट्रिक्स, एक होती है आपके पास कट सेट मैट्रिक्स, एक होती है आपकी यहाँ पे टाई सेट मैट्रिक्स। तो वो तीनों ही मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, प्रॉपरली समझना। जैसे मान लो आपके सामने जो इंसिडेंस मैट्रिक्स है, वो हमेशा हम किसके लिए बनाते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ, मतलब उसमें डायरेक्शन बनी होनी चाहिए, है ना। अगर उस पर डायरेक्शन नहीं बनी है तो आप उसका इंसिडेंस मैट्रिक्स नहीं बना पाएंगे, है ना। मतलब आपका जो मैट्रिक्स, आपका जो यहाँ पे ग्राफ हो वो कैसा हो, आपका जो ग्राफ हो या तो डायरेक्टेड ग्राफ हो या फिर वो ओरिएंटेड ग्राफ हो, तभी आप उसका क्या बना सकते हो, इंसिडेंस मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इसका जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होता है ना कि कुछ रो होंगी कुछ कॉलम होंगे, तो याद रखना इसमें का जो ऑर्डर हो क्या होगा आपका, नोड क्रॉस ब्रांचेस। मतलब कि कितने नोड है, इसको मान लो आपके पास एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक ये आपके सामने ग्राफ दिया है, डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। इसमें कितने नोड है, 4 नोड, तो आपके पास 4 रो हो जाएंगे। कितने ब्रांचेस है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास यहाँ पे 6 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके अंदर ये एलिमेंट क्या होगा वो आपको समझना है। ठीक है, तो यहां पे मैंने कुछ लिखा है, क्या लिखा देखना। अगर आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है किसी के साथ तो वहां पे 0 पुट करेंगे। अगर आप किसी से दूर जा रहे हैं तो +1 लिखेंगे। अगर आप किसी के पास आ रहे हैं तो -1 लिखेंगे। अगर आप इनकमिंग है किसी को, आप नोड पे कोई करंट आपके पास आ रही है तो माइनस लिखना है। अगर आपसे दूर जा रही है तो प्लस लिखना है। और आपका किसी दूसरे नोड का कोई नाता नहीं है तो 0 लिखना है। इसका कैसे सॉल्व करना है मैं आपको दिखाता हूं, सभी लोग प्रॉपरली देखना, एक ही क्वेश्चन सारा समझ में आ जाएगा, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन क्या है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ। यार क्या हो जाता है इसको, देखना मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये फर्स्ट वाला नोड है ना, यहाँ पे ABCDEF लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वाले नोट पे मैं लिख लिया, फर्स्ट वाला नोट लिख दिया, ऊपर लिख दिया मैंने ABCDEF जितने भी आपके ब्रांचेज हैं। अब फर्स्ट वाले नोट पे ए वाली करंट इनकमिंग है कि आउटगोइंग है, तो ए वाली आपकी इनकमिंग है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इनकमिंग का लिखना -1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -1। ठीक है, बी देखो तो बी यहां से लीव कर रहा तो यहाँ पे हो जाएगा +1। ठीक है, अब सी देखो सी भी आपका लीव करा तो +1। फर्स्ट वाले नोड में और डी वाले में क्या लिखना है, तो भाई डी जो ब्रांच है ना फर्स्ट से कनेक्टेड ही नहीं है, तो यहां पे हो जाएगा 0, नो कनेक्शन तो 0। ई का भी कोई कनेक्शन नहीं तो 0, एफ का भी कोई कनेक्शन नहीं है फर्स्ट नोड से तो 0। तो ऐसे हम बनाते हैं आपका क्या, इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब मान लो आता मैं सेकेंड वाले नोड पे, सेकेंड वाले नोड का ए से कोई रिलेशन नहीं है तो 0, बी वाला इनकमिंग है तो -1, सी वाला कोई रिलेशन नहीं है तो 0, डी आपका लीव कर रहा तो +1, ई आपका इनकमिंग है तो -1, एफ का कोई नाता नहीं है तो 0। अब आते हैं थर्ड वाले पे, जब थर्ड वाले पे आएंगे तो देखेंगे ए का कोई नाता नहीं है तो 0, बी का भी कोई नाता नहीं तो 0, सी आपका यहां पे इस पे इनकमिंग है तो -1, डी अभी आपका इनकमिंग है तो -1, एफ आपका लीव कर रहा है तो सॉरी एफ आपका लीव कर तो +1, और ई के साथ कोई नाता नहीं है तो 0। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, जब फोर्थ वाले पे आएंगे तो ए वाला लीव कर रहा तो +1, बी का कोई नाता नहीं तो 0, सी भी आपका हो जाएगा यहाँ पे 0, डी भी हो जाएगा 0, ई वाला लीव कर रहा तो +1, एफ वाला इनकमिंग है तो -1। क्या आपसे ये ड्रॉ करते नहीं बन पाएगा क्या, इसी को हम बोलते हैं आपका क्या, इंसिडेंस मैट्रिक्स। बोलो इसमें कुछ लगा कि सर टफ है बहुत ज्यादा, कुछ बताइए। इंसिडेंस मैट्रिक्स आप ड्रॉ कर पाओगे नहीं कर पाओगे किसी भी नेटवर्क का, कर लोगे ना, बहुत ही सिंपल है। अब देखो इसमें एक अच्छी बात है, इसमें एक अच्छी बात है, वो अच्छी बात क्या वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप यहां पे काम करो, क्या काम करो, इनको सम करो, तो इसको पूरा सम करोगे ना एक कॉलम को, कितना आएगा यहाँ पे 0,
इसको भी सम करो कितना आएगा 0, इसको भी अगर सम करो तो कितना आ जाएगा 0। आप सभी को सम करके देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, इंसिडेंस मैट्रिक्स की। ये क्या इसकी प्रॉपर्टी है, इंसिडेंस मैट्रिक्स की। लेकिन अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर मान लो मैं इसमें से एक काम करता हूं, मैं क्या करता हूं देखना सभी लोग, मैं इसमें से एक काम करने वाला हूं, मैं एक यहाँ पे काम करने वाला, देखना सभी लोग, मैंने एक इसमें से एक रो को गायब कर दिया, मैंने इसमें से एक रो को गायब कर दिया, तो क्या आप लोग इतने टैलेंटेड हो कि बता पाओ कि इसमें क्या क्या वैल्यू रही होगी? हाँ, क्योंकि मुझे इनका सोल्यूशन सम कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे माइनस ना, तो यहाँ पे क्या होगा, +1 होगा। इसमें तो पहले से 0 हो चुका, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे एक 0 होगा, यहाँ पे 1 - 1 0 होता है, ये भी आपको 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1 है, इसको पूरा 0 बनाना है, तो यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे टोटल 1 आ रहा, तो यहाँ पे -1 होगा। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर इनमें से किसी एक रो को मैं गायब कर दूं, किसी भी एक रो को गायब कर दूं, तो क्या आप इस ग्राफ को कंप्लीट नहीं बना सकते? बना सकते हो ना? क्या आप इस ग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इन चार में से अगर कोई एक नोड, एक रो चली भी गई, तो मुझे कोई खास फर्क नहीं है, उतना मैं उसको रिट्रीव कर सकता हूं डेटा को। तो मैं क्या करता हूं, ये जो मैट्रिक्स बना है, अभी जो ए मैट्रिक्स बना है, इसको मैं ए मैट्रिक्स, मतलब इंसिडेंस मैट्रिक्स, इनमें से मैं किसी एक रो को गायब कर दूंगा। मैंने गायब कर दिया, उस मैट्रिक्स को बोलूंगा आपका क्या, रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स, ए आर। उनमें से किसी एक रो को मैं गायब कर दूंगा और मैं बोल दूंगा उसको क्या, आपका रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। उससे क्या होगा, उससे हमको जो कंप्यूटर पे जो डेटा भरना है, देखो हम ये सब चीजें किसके लिए कर रहे हैं, कंप्यूटर के लिए कर रहे हैं। तो अगर कंप्यूटर में आप ये मान के चलो कि आप डेटा भर रहे हो ना, तो आप फालतू चीजें क्यों भरोगे, जब इसकी जरूरत नहीं थी तो आप क्यों भर रहे हो कंप्यूटर में? मेमोरी तो खाएगा ना कभी वो। तो हम ये चाहते हैं इसको छोटा बना लें, और छोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक रो को गायब कर देते हैं, क्या मान के कि वो रेफरेंस होगा, तो एक किसी भी एक नोड को 0 मान लो, तो वो बन जाएगा आपका रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। और जो ए आर मैंने बताया था ना आपको, कहां बताया था, जो नंबर ऑफ ट्री निकालने का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कहां पे, ये जो ए आर है, ये क्या आपका रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स, मतलब कि आपका जो इंसिडेंस मैट्रिक्स बना जिसमें 4 नोड थे, है ना, जो 4 आपके पास रो थे, उनमें से किसी एक रो को गायब कर दो, तो जो मैट्रिक्स बन जाएगा उसको हम बोलते हैं आपका रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। और ये ए आर ट्रांसपोज है, मतलब उसको रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर दोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर मल्टीप्लाई करने पे एक नया मैट्रिक्स बनेगा, उसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा, नंबर ऑफ ट्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, इंसिडेंस मैट्रिक्स। मैंने लिखा भी, मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी, यहाँ पे देखना आप लोग, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे, द अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एवरी कॉलम ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स 0 ऑलवेज। एनी नोड ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स कैन बी कंसिडर्ड एज ग्राउंड नोड ड्यू टू विच साइज ऑफ मैट्रिक्स रिड्यूस, दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। बहुत अच्छी बात है। अब मान लो आपके पास कोई ग्राफ दिया है, उसका आपने क्या बनाया, इंसिडेंस मैट्रिक्स। आपके पास कोई दूसरा ग्राफ भी है, आपने उसका भी क्या बनाया, इंसिडेंस मैट्रिक्स, और बाद में देख रहे हो कि दोनों का जो इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या है, सेम आ रहे हैं। तो आप क्या बोलो कि दोनों जो ग्राफ है ना, वो क्या कर रहे हैं, एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, कौन सा, आइसोमॉर्फिज्म। क्या प्रिंसिपल आपका वो, आइसोमॉर्फिज्म प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। इफ द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ टू ग्राफ, दो ग्राफ हैं, अगर उनके इंसिडेंस मैट्रिक्स सेम है, आइडेंटिकल है, देन दे आर सेड टू फॉलो आइसोमॉर्फिज्म प्रिंसिपल। याद रखिएगा, अगर आपके किसी भी दो ग्राफ के इंसिडेंस मैट्रिक्स सेम है, आइडेंटिकल है, एक जैसे है, तो आप बोलो कि वो दोनों ग्राफ हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, आइसोमॉर्फिज्म प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। अब ये आइसोमॉर्फिज्म प्रिंसिपल क्या होता है, इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हुई। चलो, अब अच्छा क्वेश्चन एक यहाँ पे ये भी दिया है कि आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया है ना, बोला है कि एक मैट्रिक्स मैं आपको दिखाता हूँ, इंसिडेंस मैट्रिक्स आपके सामने दिया है, इसको देख के आप ग्राफ बना दो। तो ये भी अच्छा चैलेंज हो गया यार। तो देखो, जब मैंने यहाँ पे ग्राफ देखा, तो यहाँ पे -1 है, 0 है, 0। अगर मैं सम करके देखूं तो क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया है वो गलत बोल रहा है क्वेश्चन में, इंसिडेंस मैट्रिक्स, वो आपका क्या है, रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको कंप्लीट बनाना होगा। तो मैंने क्या किया, इसको कंप्लीट बना दिया। तो अभी तक 1 2 3 लिख लिया मैंने यहाँ पे, फिर यहाँ पे फोर्थ नोड भी बना लिया मैंने, और यहाँ पे फोर्थ रो को भी मैंने कंप्लीट कर लिया।
ठीक है। फिर मैंने 4 नोड बना लिए, 1 2 3 4। फिर ए भी देखो, यहाँ पे ए बी सी डी लिखते हैं, जितने भी नोड बनाने थे, कितने ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6। फिर बना के यहाँ पे पुट करता गया। जैसे ए वाला -1 था तो मैंने -1 कर दिया यहाँ पे। मतलब जो ये है -1 है वो ए पे इनकमिंग है, मतलब फर्स्ट वाले नोड पे इनकमिंग है, फोर्थ से लीविंग है, मतलब ऐसा होगा। फोर्थ से लीविंग होगा, फर्स्ट पे इनकमिंग होगा, तो ऐसा होगा। ऐसे करके आप बाकी सब बना लोगे, बन जाएगा। कभी एग्जाम में आया भी नहीं, ना कभी आएगा। ठीक है, तब भी मैंने बता दिया है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है ना। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, खुद से थोड़ा बहुत ट्राई कर लेना, बन जाएगा यार। ठीक है, नहीं बनेगा तो बता देना, मैं सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन मुझे भी लगता है कि इसको मुझे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, तो मैं नहीं दे रहा हूं। हम आते हैं दूसरे मैट्रिक्स पे, इसको बोलते हैं टाइसेट मैट्रिक्स। ठीक है, 3 चीजें याद रखनी है तीनों मैट्रिक्स में। आपको पहले तो उसका ऑर्डर याद रखना है, दूसरा आपको रैंक याद रखना है ना, कि उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका रैंक कितना होगा, और तीसरा कि आप उस मैट्रिक्स को बनाते कैसे। तो वो तो बहुत आसान है, मेन चीज आपको जो भूलेगा वो ऑर्डर भूलेगा। इसका जो ऑर्डर होता है ना, वो होता है आपका क्या, लिंक क्रॉस ब्रांचेस। किसी भी मैट्रिक्स में या किसी भी ग्राफ में लिंक कितनी होती हैं, लिंक कितनी होती है, बी माइनस एन माइनस वन, ये आपकी लिंक होती है ना। और आपकी ब्रांचेस, मतलब रो इतने होंगे और कॉलम इतने होंगे। ठीक है, और उसकी रैंक कितनी होगी, आपका हमेशा रो के बराबर होती है। कितने रो इसमें, बी माइनस एन माइनस वन, तो इस मैट्रिक्स का क्या होगा, ये रैंक होगा। ये मैट्रिक्स ड्रॉ कैसे करते हैं वो देखना। एक थोड़ा यहाँ पे डेफिनेशन देख लो। टाइसेट करंट इज फॉर्म्ड बाय कंसीडरिंग ओनली वन लिंक एंड रेस्ट ऑफ देम एज ट्विक्स। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। देखो, आपके सामने एक यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया मैंने, ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ में पूरा डायरेक्शन वगैरह दिया हुआ है। इसका आपने ट्री मान लिया, ट्री बन गया। आप देखो ब्लू कलर से बनाया मैंने ट्री, फिर डॉट डॉट का येलो से बना दिया मैंने इसका लिंक। तो आपको इसमें ये जो आपका यहाँ पे ट्री बना है, इसमें आपको करंट एज्यूम करनी, कौन सी करंट एज्यूम करनी है, टाइसेट करंट एज्यूम करनी है। जो टाइसेट करंट आपको एज्यूम करनी है, वो ध्यान देना है, ऐसा टाइसेट करंट यूज करना है कि उनमें सिर्फ आपका एक ही क्या है, उसमें सिर्फ आपका एक ही लिंक आए, बाकी सब ट्विक्स। जैसे मान लो आपने यहां पे ड्रॉ किया ये टाइसेट करंट, इसमें देखो एक आपका क्या आ गया ट्विक, ये दूसरा ट्विक आ गया, और लिंक एक ही है। तो मैंने क्या बोला, जब आप टाइसेट करंट ड्रॉ करोगे तो आपका सिर्फ एक ही लिंक आना चाहिए। देखो लिखा ना यहाँ पे, बाय कंसीडरिंग ओनली वन लिंक एंड रेस्ट ऑफ द ट्विक्स। ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास ये आपकी टाइसेट करंट हो जाएगी, एक करंट हो गई टाइसेट करंट। ये दूसरी टाइसेट करंट हो जाएगी, क्योंकि एक ट्विक्स ये है, एक ट्विक्स ये है, लिंक एक ही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक आपका टाइसेट करंट ये हो जाएगा। तो इसमें टोटल 3 टाइसेट करंट हो जाएंगे। टाइसेट करंट हमें किसके बराबर होगी, बी माइनस एन माइनस वन के बराबर होगी। इसमें टोटल कितनी टाइसेट करंट होंगी आपकी, 3 टाइसेट करंट होगी। अच्छा, अब बात तो से जो इसमें डायरेक्शन आपने जो कैसे ली है, जैसे मान लो यहाँ पे टाइसेट करंट मैंने ड्रॉ, इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, वो हमेशा लिंक के सेम होगी। लिंक में जो डायरेक्शन क्या आपका अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन भी आपकी क्या होगी, यहाँ पे घूम के अपवर्ड होगी। अगर देखोगे यहाँ पे, तो इसमें डायरेक्शन क्या आपके पास, यहाँ पे ये देखो, इसके सिमिलर है, किसके, लिंक के सिमिलर है, ये देखो डायरेक्शन। इसमें भी देखो किसकी डायरेक्शन सिमिलर है आपके पास, यहाँ पे लिंक के सिमिलर है। तो ये आप यहाँ पे क्या कर लोगे, सबसे पहला काम होगा कि आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे क्या, टाइसेट करंट। अब करंट ड्रॉ करने के बाद अगर डायरेक्शन सेम है तो +1 मैट्रिक्स में, यहाँ पे I1 I2 I3, बाकी सारी ब्रांचेस ABCDEF। ठीक है, अब डायरेक्शन अगर सेम है तो 1, डायरेक्शन अपोजिट है तो -1, अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो 0। कैसे देखना, मैं पहले बात करता हूं I1 की। I1 करंट ये है, I1 करंट का A से कोई रिलेशन है क्या, नहीं है तो 0। I1 करंट का B से कोई रिलेशन है, बिल्कुल। देखो B आपका डायरेक्शन इधर है और I1 आपका इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा -1। I1 और C का क्या रिलेशन है यहाँ, तो +1, तो +1। I1 का और D का देखो, I1 आपकी ऐसी करंट आ रही है, तो D के अपोजिट में है, तो यहाँ पे -1। E और F से कोई रिलेशन नहीं, तो 0 0। आते हैं अपन I2 पे, I2 वाली करंट ये। जब मैं I2 वाली करंट पे आऊंगा तो A से सेम डायरेक्शन तो +1, B का भी सेम डायरेक्शन तो +1, C से कोई नाता नहीं तो 0, D से भी कोई नाता नहीं तो 0, E से देखा जाए तो ऐसे जारी करंट मतलब सेम डायरेक्शन, तो ये आपका 1 F0। ठीक, ऐसे आप I3 बना लोगे तो ये भी आ गया।
फिर आप यहाँ पे सम करके देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसमें आप ध्यान देना कि इसमें हमारा कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आप इनको सम करोगे तो 0 आएगा। ऐसा कोई भी रूल हमारा टाइसेट मैट्रिक्स में नहीं होता। ये सिर्फ रूल किसमें होता है, आपका कटसेट मैट्रिक्स में होता है। सॉरी, ये सब कहां पे होता है, आपका इंसिडेंस मैट्रिक्स में होता है। तो मैंने आपको यहां पे दो तरीके के क्या बता दिए, आपको मैट्रिक्स बता दिए हैं, है ना। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं आपके सामने इसमें, ठीक है। इसमें आपको ड्रॉ करना था क्या, टाइसेट करेंट। देखो टाइसेट करेंट ड्रॉ कर लोगे ना तो टाइसेट मैट्रिक्स बनाना बहुत आसान है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या चैलेंज था मैं आपको बताऊं। चैलेंज यहां पे ये था कि आपके पास यहां पे, मैं बताता हूं आपको, देखना, ये आपके पास ऐसा कुछ था, एक आपका ट्विग ये है, एक आपका ट्विग ये है, और एक आपका ट्विग ये है, ठीक है। और लिंक कहां कहां पे है, लिंक आपकी ये थी जो डॉट डॉट बना हुआ है। तो अब इसमें आप टाइसेट करंट कैसे बनाओगे, एक तो बना लोगे आप ये, ठीक है, मान लिया मैंने एक तो बना लिया आपने, ठीक, आपने एक तो बना लिया, ठीक है, एक तो आपने बना लिया। दूसरा आप बना लिया आप यहाँ पे ये, इसमें भी आपका दो ट्विक्स आ गए, एक लिंक आ गया। लेकिन अगर आप तीसरा ऐसा बना दोगे ना ये वाला, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों लिंक आ गए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये बनाना होगा, ये आपको ऊपर दो, ऊपर एक लिंक ले गए और नीचे के दोनों यहाँ पे ट्विक्स ले गए। तो ये बनाना होगा आपको यहाँ पे टाइसेट करंट। तीन टाइसेट करंट हो गई, I1 I2 I3। फिर डायरेक्शन देख के आप यहाँ पे टाइसेट मैट्रिक्स तो बना ही लोगे। लेकिन अगेन बोलूंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना कि आप अपना एग्जाम का मेन टाइम है और किसमें टाइम लगा रहे हो, टाइसेट करंट गिनने में लगा रहे हो, है ना। टाइसेट करंट निकालने में टाइम नहीं लगा, ठीक है। सबको क्लियर है चीज, बताइए आगे बढ़े अपन। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है जो कि आपका क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ कट सेट एंड कट सेट मैट्रिक्स। देखो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी, ये चीजें अगर मैं आपको पीपीटी तो नहीं बताया होता तो मुझे 4 क्लास लग जाते बताने में। तो अगर पीपीटी थ्रू बताऊं तो 1 घंटे में सब कुछ हो गया, इसलिए मैंने इसको पीपीटी के थ्रू कराया है। बाकी एक बार आप लोग खुद से रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाए, ठीक है। तो कट सेट क्या होता है, हम यहाँ पे अपने ट्री में कट लगाएंगे, क्या करेंगे, कट लगाएंगे। जो कट लगाएंगे वो उस ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। और जब कट मारेंगे तो हमको ऐसे ध्यान रखें कि वो सिर्फ एक ही ट्विक को कट करे और बाकी आपके लिंक को कट करे। मैं कट करके दिखाता हूं, इसका ऑर्डर कितना होता है आपका, ट्विक्स क्रॉस ब्रांचेस, ठीक है। ट्विक क्रॉस ब्रांचेस का क्या होता है आपका ऑर्डर होता है, मतलब n-1 क्रॉस b आपका ऑर्डर हो जाएगा। रैंक कितनी हो जाएगी इसकी, n-1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन करके दिखाया, देखना सभी लोग, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करके दिखाया। तो मान लो ये आपके पास यहाँ पे ट्री दिया हुआ है, सभी लोग देखना, ये आपके पास यहाँ पे ट्री दिया हुआ था ये, ठीक है। तो इसमें आपको लगाना है कट। जब कट मारोगे तो ये मैंने कट मारा, जब कट मारोगे तो ऐसा कट मारना है कि सिर्फ एक ही ट्विग हो, बाकी सब क्या हो, लिंक हो। तो देखो आपने कट मारा, और कट मारने की वजह से कट की डायरेक्शन होगी ना, वो हमेशा उस ट्विग की डायरेक्शन के सिमिलर होगी। तो आपकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ। डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे अंदर की तरफ, ऐसा ऐसा, ठीक है। सेकेंड कट मारा मैंने ये, है ना, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस ट्विक्स के सिमिलर। तो ये आपका अंदर यहाँ पे हो जाएगा, अंदर की तरफ, ठीक है। अब तीसरा कट मारोगे आप यहाँ पे, इसमें भी एक आपका ट्विक, दोनों लिंक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ट्विक्स के सिमिलर। तो ट्विक्स बाहर की तरफ डायरेक्शन जाती है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड, ठीक है। अब डायरेक्शन आपने बना ली, फिर आपको क्या करना है, आपके कितने कट है, E1 E2 E3, 3 कट है, बाकी सब आपके ब्रांच लिख दिया आपने यहाँ पे। फिर रिलेशन देख लो, E1 का और ए के साथ क्या रिलेशन है, तो ए कहाँ पे आपका ये बाहर तरफ जा रहा है, ई तो आपका अंदर तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। ई आपका अंदर है और बी का कोई रिलेशन है तो 0, सी का साथ कोई रिलेशन नहीं तो 0, डी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं तो 0। ई का देख लो, तो ई आपका अंदर जा रहा है और आपका ये वाला कट भी अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। एफ का देखो, तो एफ आपका बाहर जा रहा है और ये आपका अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। मतलब सेम डायरेक्शन तो +1, अपोजिट डायरेक्शन तो -1, और नो कनेक्शन तो 0। तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे कट सेट मैट्रिक्स,
ठीक है, ये आपके सामने बन गया यहाँ पे कट सेट मैट्रिक्स। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे होमवर्क के लिए दिया, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ मैं कैसे आप कट से ड्रॉ करोगे, है ना, इनमें कैसे कट लगाओगे देखना। तो एक आपका कट हो जाएगा इसमें ये, ठीक है। दूसरा कट हो जाएगा आपका इसमें ये, क्योंकि बाकी सब लिंक को रखना है, बाकी आपको क्या रखना है यहाँ पे, एक टू रखना, तो आपका एक कट ये हो जाएगा। और तीसरा कट हो जाएगा ये, ठीक है ना। इनकी डायरेक्शन बताता हूँ कैसे होगी। इसकी डायरेक्शन होगी ट्विक्स की जैसे, मतलब अंदर की तरफ। इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, अपवर्ड ऐसे, ट्विक्स के जैसे। है ना, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी बाहर की तरफ। बाकी अगर ये आपने कट से ड्रॉ कर लिया तो फिर आप मैट्रिक्स ड्रॉ कर लोगे, E1 E2 E3, यहाँ पे हो जाएगा ABCDEF। फिर देखो करेक्शन है तो 1, नहीं है तो 0, ऐसे करते जाना आप लोग फिर, ठीक है। एक और मैट्रिक्स है, इसमें भी मैं कट सेट मार्क दिखाता हूँ आपको कैसे कट लगाने हैं इसमें। एक और क्वेश्चन, ये होमवर्क दिया था मैंने आपकी क्लास में। तो देखो कैसे ड्रॉ करोगे, आप पहले कट मारोगे यहाँ पे, एक कट ये हो गया, सॉरी, हाँ पहला कट तो आपका हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा कट हो जाएगा आपका, तीन कट मानने ना आपको, फर्स्ट कट तो हुआ, दूसरा कट हो जाएगा आपका ये, ठीक है। और तीसरा कट जो होगा वो आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तीन कट लगेंगे यहाँ पर, सॉरी इसमें तो आपके दो ट्विक्स आ जाएंगे ना, इसमें दो ट्विक्स आ जाएंगे। तो तीसरा कट होगा आपका ये, तीसरा कट होगा आपका ये, ठीक है। तो तीसरा कट होगा आपका वो ऐसा कुछ होगा। समझ में आई बात। CBDF, बिल्कुल सही बात बोला आपने ना, CBDF में होगा आपका। लिंक ज्यादा रख सकते हो, तो लिंक आप ज्यादा रख रहे हो, ठीक है। तो सभी को क्लियर है यहां तक, बताओ जरा मुझे एक बार, है ना। तो ये आपका खत्म होता है यहाँ पे क्या, आपका ग्राफ थ्योरी। समझ में आए, एक बार आप लोग इसको खुद से रिवाइज करिएगा। बचा हुआ टॉपिक जो टू पोर्ट है वो अपन शाम को करेंगे, लिख लिख के पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को लिख लिख के पढ़ने का बोले तो लिख लिख के कर लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।